जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को क्लास 11th केमिस्ट्री के अंतर्गत तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तिता पढ़ा रहा हूं, जो कि आपका चैप्टर नंबर 3 है। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डबेराइनर का त्रिक नियम और न्यूलैंड के अष्टक नियम को देखा और समझा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में, जिसमें कि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी के नियम, गुण व दोष के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेंडलीव ने उस समय के ज्ञात 63 तत्वों को आधार माना और उन 63 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी कि हम कह सकते हैं कि उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उनके रासायनिक गुण और भौतिक गुणों को समझा और उसके आधार पर उन्होंने तत्वों को वर्गीकृत किया। तो मेंडलीव ने उस समय के ज्ञात जितने भी 63 यानी कि 63 एलिमेंट थे, उनके फिजिकल एवं केमिकल प्रॉपर्टी को उनके एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार के आधार पर वर्गीकृत किया और उसके बारे में उन्होंने अपना आवर्त सारणी दिया। तो इस आधार पर मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है, आइए वो समझते हैं। तो तत्वों के गुणधर्म एवं उनके परमाणु द्रव्यमान, जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं, का आवर्ती फलन होता है। तो आवर्त नियम क्या है, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। उनका कहना था कि तत्वों के जो गुणधर्म होते हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। तो आवर्ती फलन क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं। तो आवर्ती फलन का मतलब होता है कि जब भी किसी हम आवर्त में जाते हैं तो एक निश्चित पीरियड के बाद यानी कि एक निश्चित आवर्त के बाद उनके जो गुणधर्म होते हैं यानी कि उनके जो गुण होते हैं वो रिपीट होते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं आवर्ती फलन। तो मेंडलीव ने जब आवर्त सारणी बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों के गुणधर्मों के लिए उन्होंने एक कार्ड बनाया, यानी कि उन्होंने तत्वों के गुणधर्म के लिए एक कार्ड बनाया जिसमें कि उन्होंने उसके ऑक्साइड और हाइड्राइड के गुणों के आधार पर ही उन्हें बांटा यानी कि उन्हें वर्गीकृत किया। तो जब उन्होंने अध्ययन किया तो उस समय उन्होंने क्या किया कि तत्वों को बांटने का जो तरीका रखा यानी कि तत्वों के गुणधर्मों को अलग करने का जो तरीका रखा वो था उनका द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु द्रव्यमान। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया कि शुरू में तत्वों को बांटा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो स्टार्टिंग का मेंडलीव का आवर्त नियम था वो बांटने का तरीका था वो था परमाणु के द्रव्यमान के आधार पर। तो यदि हम मेंडलीव के आवर्त सारणी की बात करें तो उन्होंने 36 पंक्तियों, जिसे हम आवर्त कहते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं पीरियड, वो कुल 7 थे। यानी कि 36 जो पंक्तियाँ थी उनकी संख्या कुल क्या थी, 7 थी, जिसे हम बोलते हैं पीरियड यानी कि आवर्त। और 8 खड़े कॉलम थे यानी कि ऊर्ध्व स्तंभ थे, जिसे बोलते हैं वर्ग या समूह। तो इस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त और 8 समूह यानी कि वर्ग थे। तो इसे याद रखिएगा, आवर्त को हम 36 पंक्तियों में लेते हैं और समूह को हम ऊर्ध्व यानी कि खड़े स्तंभ के रूप में लेते हैं। यदि हम बात करें मेंडलीव की उपलब्धियों की तो उन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का भी पता लगाया यानी कि वे कुछ ऐसे भी तत्वों को पता लगाने में सफल हुए जो उस समय तक खोजे नहीं गए थे। इसके अलावा उन्होंने कुछ तत्वों के लिए अपने आवर्त सारणी में जगह छोड़ दिया था जो कि खोजे नहीं गए थे, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए उन्होंने अपनी आवर्त सारणी में जगह छोड़ दी थी, जो बाद में सही साबित हुए। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी उपलब्धियां ये थी कि उन्होंने कुछ नए तत्वों की खोज भी की और अपने आवर्त सारणी में आने वाले यानी कि जो खोज होने वाले तत्व थे उनके लिए उन्होंने जगह भी रखा था, जो कि आने वाले समय में सही साबित हुए। तो उन्होंने जो जगह छोड़ी थी, जैसा कि उन्होंने एका बोरान के लिए जगह छोड़ा था, जो बाद में वहाँ पर स्केडियम रखा गया। एका एल्युमिनियम के नाम से जो उन्होंने जगह छोड़ा था वहाँ पर गैलियम रखा गया और एका सिलिकॉन की जगह जर्मेनियम को रखा गया। तो ये जो एका बोरान, एका एल्युमिनियम, एका सिलिकॉन, ये उनके प्रिडिक्टेड नाम थे, मतलब कि पहले से भविष्यवाणी की हुई नाम थे, जो कि बाद में जिन्हें जो खोजा गया यानी कि जो तत्व खोजे गए स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम के नाम से रखे गए और स्केडियम, गैलियम और जर्मेनियम को उस स्थान पे रख दिया गया। तो जिन तत्वों के गुणधर्मों के आधार के लिए उन्होंने जगह छोड़ा था, तो बाद में तत्वों के स्थान के आधार पर ही उन तत्वों के गुणधर्म के बारे में सही भविष्यवाणी की जा सकी जो उस समय तक खोजे भी नहीं जा सके थे। यानी कि उन्होंने जो स्थान छोड़ा था भविष्य में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए, यानी कि उन्होंने जो भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले जो तत्व होंगे उनके गुणधर्म ऐसे होंगे, तो जब वे भविष्य में खोजे गए तो देखा गया कि उनकी भविष्यवाणी सही थी।
तो इस प्रकार मेंडलीव के आवर्त सारणी की उस समय बहुत बड़ी उपलब्धियां थी और उन्होंने बहुत सारा नाम कमाया और इनका जो आवर्त सारणी था बहुत फेमस हुआ। परंतु इसके साथ साथ मेंडलीव के आवर्त सारणी की बहुत सारी कमियां थी। अब वो कमियां क्या है, आइए समझते हैं। तो ये जो कमियां थी आने वाले समय में उसको दूर की गई। तो आइए समझते हैं कि वो कमियां क्या थी। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की जो कमियां थी, जो लिमिटेशन थी, उसमें सबसे बड़ी कमी थी हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान। यानी कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का जो स्थान था वो निश्चित नहीं था। तो हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना इनकी सबसे बड़ी कमियां थी। अब ऐसे क्यों था? तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ भी रखा गया था। क्यों रखा गया था? क्योंकि यह क्षार धातुओं की भांति समूह एक में था और ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जिस प्रकार जो आपके क्षार धातु हैं इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, ठीक उसी प्रकार हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और ये क्षार धातु की भांति ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और क्षार धातु की भांति ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इत्यादि से अभिक्रिया करता है। तो इसलिए मेंडलीव ने क्या किया कि हाइड्रोजन को क्षार धातुओं के साथ समूह एक में रखा। अब इसके साथ साथ एक प्रॉब्लम और थी। हाइड्रोजन क्या था, क्षार धातु के साथ तो रखा गया था, इसके साथ साथ ये हैलोजन परिवार, हैलोजन परिवार किसे कहते हैं? वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जिस समूह में होते हैं उसको बोलते हैं हम हैलोजन परिवार। तो ये क्षार धातुओं के साथ साथ हैलोजन के साथ भी रखा गया था। तो हैलोजन परिवार के तत्व जो होते हैं वो 7वें समूह में होते हैं। तो ये पहले समूह में तो था ही, इसके साथ साथ ये 7वें समूह में भी रखा गया था। तो इस प्रकार मेंडलीव हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान नहीं दे पाए और इसलिए आज भी हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं? तो आवारा तत्व कहते हैं हम हाइड्रोजन को। बात करते हैं हम दूसरी कमी की। तो दूसरा कमी ये था कि इन्होंने समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। समस्थानिक हम सभी जानते हैं कि जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार भिन्न होते हैं। तो मेंडलीव ने क्या किया कि अपने आवर्त सारणी में समस्थानिकों को स्थान नहीं दिया। अब ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मेंडलीव ने अपने प्रारंभिक आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा। तो जब उन्होंने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा और हम सभी जानते हैं कि समस्थानिकों में परमाणु क्रमांक समान होते हैं, तो यहाँ पर अगर हम परमाणु क्रमांक को लेके चलेंगे तो समस्थानिक का स्थान आवर्त सारणी में फिट नहीं बैठेगा। तो इस तरह से वो आवर्त सारणी में समस्थानिकों के स्थान नहीं दे पाए। तो इस प्रकार से समस्थानिकों के बारे में इस आवर्त सारणी में सही से व्याख्या नहीं हो पाई कि इन समस्थानिकों का क्या होगा, यानी कि ये जो समस्थानिक आवर्त सारणी में रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। तीसरी कमी ये थी कि उन्होंने कुछ उच्च परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को उन्हें पहले स्थान दिया, यानी कि जो उच्च परमाणु द्रव्यमान के तत्व थे उन्हें पहले स्थान दिया और जो कम स्थान वाले यानी कि कम द्रव्यमान वाले तत्व थे उन्हें बाद में स्थान दिया। जैसे कि कोबाल्ट का परमाणु भार है 58.93, तो उन्होंने इसे पहले रखा, जबकि निकिल का परमाणु क्रमांक है 58.71। तो निकिल पहले होना चाहिए, कोबाल्ट बाद में होना चाहिए, बट इन्होंने क्या किया कि अधिक परमाणु क्रमांक होते हुए भी कोबाल्ट को पहले रखा, जो कि इनके नियम के अनुरूप नहीं था। क्योंकि इन्होंने अपने नियम में क्या रखा था, तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था। तो जब बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखा था तो कोबाल्ट का तो परमाणु द्रव्यमान अधिक है और निकिल का कम है, तो पहले तो निकिल आना चाहिए, बाद में कोबाल्ट आना चाहिए, बट उन्होंने कोबाल्ट को पहले रखा और निकिल को बाद में रखा, जो कि इनके नियम के विरुद्ध था। चौथी कमी ये थी कि परमाणु द्रव्यमान अनियमित रूप से बढ़ने के कारण यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि दो तत्वों, खासकर जो भारी तत्व होते हैं, उनके बीच कितने तत्व हो सकते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो कमियां थी वो आधुनिक आवर्त नियम में यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में दूर हुआ। तो आने वाले वीडियो में हम आधुनिक आवर्त सारणी को देखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हुआ होगा, आपका हर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी डाउट हो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप कमेंट करके हमें कह भी सकते हैं, और अपने दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट पा सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।